हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा और आज से हम स्टार्ट करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स। इसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा पॉलिटी। सो मई पॉलिटी एंड यहाँ पे हमारे पॉलिटी की कम से कम 2 या 3 वीडियोस आएंगी। तो ये पहले वाला सेक्शन है जो हम कर रहे हैं। और आज से हम जो करंट अफेयर्स का स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। जहां हम प्रीलिम्स में 15 से 17 क्वेश्चंस देख पाते हैं, वहीं मेंस में हमारे पास पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से कम 120 टू 140 मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। तो इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक पॉलिटी का, जो जो कि है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए सिटिंग लॉ मेंबर। सो क्या हुआ, अभी ये न्यूज में क्यों है? मई 2025 में कर्नाटका के एक एमएलए जी जनार्दन रेड्डी को डिस्क्वालीफाई किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनको सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने कन्विक्ट किया। किस केस में, वो भी देखते हैं। और साथ में क्या है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो 6 मई से इफेक्टिव है और इसका बेस है आर्टिकल 191 सेक्शन 1 सब सेक्शन ई एंड आरपीए एक्ट 1951। तो ठीक है, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सो डिस्क्वालिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है एमएलए या एमपीज अपनी सीट को लूज कर देते हैं ड्यू टू सम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। और इस डिस्क्वालिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक लाइफ में इंटीग्रिटी को मेंटेन करना और एंश्योर करना कि कोई भी कन्विक्टेड इंडिविजुअल पावर में ना रह सके। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन किस वजह से होती है। अगर इतना समझ आ गया तो देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है हमारे पास। सो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं। अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स को आपको डिस्क्वालीफाई करना है तो आर्टिकल 191 सेक्शन 1 सब सेक्शन ई काम करता है। वहीं अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिस्क्वालीफाई करना है तो ये होता है अंडर आर्टिकल 102 सेक्शन 1। ओके, क्या डिस्क्वालिफिकेशन का सिर्फ यही प्रोविजन है? नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन हमारे पास आता है, वो है 10th शेड्यूल का। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन होता है यहाँ पे। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। और इसका पर्पज क्या है? ये पार्टी स्विच करने से रोकता है कि वॉयलेशन ऑफ पार्टी डायरेक्टिव्स अगर कोई एमएलए या एमपी करता है तो उसकी उस बेसिस पे क्या है, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। सो ये सब कुछ समझने के बाद अब देखते हैं कि प्रॉपर और डिटेल्ड प्रोविजन क्या है अंडर द आरपीए एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल हमने देख दिया, दिस इज स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंडर हमारे पास क्या क्या आता है, लेट्स सी। सो स्टैट्यूटरी में हमारे पास है आर्टिकल दिस एक्ट ऑफ 1951, जिसे आरपीए एक्ट बोला जाता है। इसके हमारे पास 3 सेक्शन है। सेक्शन 81 ये डील करता है सीरियस ऑफेंसेस लाइक प्रोमोटिंग एनिमिटी, इलेक्टोरल फ्रॉड्स। देन सेक्शन 82 है, ये कवर करता है केसेस लाइक डॉरी एंड फूड अडल्ट्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं सेक्शन 83 कहता है अगर इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा है तो डिस्क्वालिफिकेशन उसी टाइम होगा, तुरंत होगा। और इस डिस्क्वालिफिकेशन
would continue for 6 years after the release as well. Then सेक्शन 9 to 11B क्या कहते हैं? ये है रिलेटेड टू करप्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और फेलियर टू डिक्लेयर एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सभी जो है हमारे ग्राउंड्स हैं अंडर द आरपीए एक्ट फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन पर्पज। आपका क्वेश्चन हो गया क्या इतने डिटेल में करना जरूरी है? हाँ, आंसर इज यस। क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इफ यू विल टेक द मेंस पेपर ऑफ 2022, इसके मेंस में डायरेक्टली उन्होंने डिटेल प्रोविजन पूछे हैं ऑफ आरपीए एक्ट 1951 विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। उस टाइम ये बहुत जरूरी वैल्यू एडिशन हो जाता है कि आपको सारे सेक्शन याद रहने चाहिए। आरपीए एक्ट बहुत जरूरी बन जाता है। इसी के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लिए और हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस देख लिए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स वगैरह ने अगर कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की है तो वो क्या है। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास दो केस लॉज आए हैं। वन इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ आरपीए एक्ट को स्ट्रक डाउन किया था। यहाँ क्या बोला गया था, सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि एक कन्विक्टेड लॉ मेंबर वुड बी डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली एंड फाइलिंग एन अपील डज नॉट प्रोटेक्ट द सीट। कि अपील फाइल कर देता है तो इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो इसका मतलब बाद में क्या किया, बाद में एक्स्ट्रा एडिशन हुआ कि 2 साल तक अगर से कम की इम्प्रिजनमेंट है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। उसके बाद सेकंड केस लो हमारे पास आता है लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहां पे क्या कहा जाता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स करनी है तो कन्विक्शन पर स्टे होना चाहिए। सिर्फ आपका स्टे अगर सेंटेंस पे है तो उससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या मतलब हुआ कि इफ यू वांट टू रिवर्स द डिस्क्वालिफिकेशन सो आपको स्टेक कन्विक्शन पर लेके आना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव कि आप कन्विक्टेड नहीं हो। सिर्फ इम्प्रिजनमेंट पे स्टे लाने की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स नहीं हो पाएगी। ओके, आई होप आपको थिंग्स क्लियर हो गई है। देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो सकता है। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, प्रीलिम्स भी एंड मेंस। प्रीलिम्स के लिए आपको आर्टिकल 102 एंड 191 ये पता होना चाहिए। आरपीए एक्ट का डिटेल प्रोविजन पता होना चाहिए। और मेंस में ये पूछा जा सकता है अंडर जीएस पेपर 2। ओके, सो कवर दिस टॉपिक इन डिटेल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट टू नो। राइट टू नो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हमें देखना है। सो राइट टू नो, और हम कभी कभी इसको क्या कहते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये तो सभी को पता होता है, बट रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है। सो क्या हुआ, 9 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जो है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने विकीमीडिया फाउंडेशन को डिफेमेशन केस में एक विकिपीडिया पेज को रिमूव करने का ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर को स्ट्रक डाउन करते हुए क्या कहा है कि फ्री स्पीच, दैट इज स्पीच फ्री एक्सप्रेशन, देन पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी जो है फंडामेंटल्स एंड डेमोक्रेसी के, और हम इनको नहीं छू सकते। इसी को अपहोल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को एक बार के लिए असाइड कर दिया है। ठीक है, देखते हैं कि राइट टू नो के डिटेल्स प्रोविजन क्या है, इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे पास है। सो राइट टू नो को आर्टिकल 21 के अंडर इंटरप्रेट किया गया है। राइट, और जो किसके अंडर आता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 यही है ना, राइट टू लाइफ
and personal liberty। ये आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ ओवरलैप करता है, और इसी वजह से क्या है, जो ये अपना राइट टू नो एक्ट है, ये ड्वेल कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन रखता है। वन अंडर आर्टिकल 19, सेकंड अंडर 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 द आर्टिकल 21, और साथ में इसी वजह से ये बहुत इसेंशियल हो जाता है टू एंश्योर द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जुडिशियल रिकॉग्निशन देखते हैं कि जुडिशरी ने आखिर इसके लिए क्या इंटरप्रेट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नो को काफी एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंड करके इसने क्या कहा, इनटू आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का जो केस था, उसमें कोर्ट ने कहा राइट टू नो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का इंट्रिंसिक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। वहीं पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं, एंड दे कीप ऑन इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नीड्स। तो टाइम के साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं टू फुलफिल द सोसाइटल नीड्स। अब इसी का ब्रॉड स्कोप भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या हो सकता है। चलो वही देख लेते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली इंक्लूड। सो राइट टू नो जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने तक सिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इंक्लूड क्या क्या करता है, राइट टू रिसीव एंड सस्टेन इंफॉर्मेशन, देन राइट टू होल्ड ओपिनियंस एज वेल, साथ में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इसेंशियल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने तक लिमिटेड ना होने के बजाय ये इंक्लूड करता है ओपिनियन बनाना कि क्या सही है क्या गलत है, साथ में उस इंफॉर्मेशन को सस्टेन करना, और डिसीजन मेकिंग के लिए जो इसेंशियल डाटा होता है उसका एक्सेस। तभी तो क्या होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या फिर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इशू है, देयर यू कैन फाइल द आईटीआई आरटीआई सॉरी आरटीआई। सो ये बहुत ब्रॉड स्कोप होता है जो हमारे पास आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि कोर्ट्स को राइट्स को नैरो इंटरप्रिटेशन से बचना चाहिए, कि नो interpretation, no discrimination between enumerated rights in Part 3 and those evolved by judicial interpretation। explicitly listed जो rights होते हैं, इन्होंने कहा कि right to know is equal to critical for democratic functioning, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने explicitly listed right और judicially declared जो rights हैं उनमें कहा कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये वाला जो टॉपिक है आपका, यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सब सेक्शन ए, और इंपॉर्टेंट केस लॉस जो हमने देखे हैं। एक है आपका आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाला, दूसरा है पीयूसीएल केस। तो ये सारे केस लॉज आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से याद होने चाहिए, राइट। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक। तो थर्ड टॉपिक किसके बारे में है, सेफ हार्बर एंड सोशल मीडिया लाइबिलिटी इन इंडिया। ये क्या होता है, और सबसे पहले न्यूज में क्यों है। गवर्नमेंट ने सब सोशल मीडिया के लिए सेफ हार्बर प्रोविजंस रिकंसीडर कर रही है, और ये हमें कहां से पता चला कि रिसेंटली जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बोला कि वो सेफ हार्बर प्रोविजंस को दोबारा रिव्यू कर रही है। और इसका क्या एम है, गवर्नमेंट ने बताया है कि इसका मेन जो एम है दैट इज टू टेकल फेक न्यूज और हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन कंटेंट पे फैलाई जा रही है उसको रोकना है। जो फेक न्यूज आती है वो है, उसको रोकने का मेन ऑब्जेक्टिव बताया है गवर्नमेंट ने। बट अब हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि
ये सेफ हार्बर जो हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो सेफ हार्बर बेसिकली एक लीगल प्रोटेक्शन है, लीगल सील्ड काइंड ऑफ थिंग है, जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को दिया जाता है। इस इंटरमीडिएटरीज का मीनिंग क्या होता है? मान लो मेरे पास, मैं ये क्या बना रही हूँ, यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट डाल रही हूँ, बट आपको ये दिख कैसे रहा है? वाया यूट्यूब। सिमिलरली इंस्टाग्राम होता है, तो आप वहां भी कंटेंट जो है अपलोड कर पाते हो। तो इंस्टाग्राम की ऐप हो गई, यहाँ आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो, कोई उसको और देख रहा है। सो ये है आपका प्रोवाइडर है, ये रिसीवर है, और बीच में ये क्या काम कर रहे हैं? इंटरमीडिएटरी का। सो ये सेफ हार्बर जो क्या होता है, ये इन इंटरमीडिएटरीज को लीगल प्रोटेक्शन देता है। कैसा? कि ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? हो सकता है कि यहाँ पर जो अपलोड करने वाला है कुछ भी हार्मफुल कंटेंट अपलोड कर दे, बट प्लेटफॉर्म तो इनका यूज हो रहा है। तो हो सक तो इससे क्या हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि इनकी भी गलती है, बट इनको इन चीजों से बचाने के लिए हमारे पास एक लीगल प्रोटेक्शन आती है अंडर द सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000। सो इसके अंदर अगर कोई यूजर गलत कंटेंट पोस्ट करता है, तो प्लेटफॉर्म लायबल नहीं होगा। बट कब तक? इस पे एक कंडीशन है, ये नहीं है कि हमेशा लायबल नहीं होगा, जब तक वो गवर्नमेंट नोटिस के बाद एक्शन ले लेता है। व्हाट डज दैट मीन? लाइक इंस्टाग्राम पे किसी ने हार्मफुल जो कंटेंट है वो अपलोड कर दिया, वहीं उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला कि अगर ऐसा ऐसा कोई कंटेंट कहीं है, तो इंटरमीडिएटरीज को वो कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा। अगर कोई इंटरमीडिएटरीज इस नोटिस के बाद उस पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव कर देता है, तो उस केस में ये इंटरमीडिएटरीज लायबल नहीं होंगे। सो ऐसा प्रोविजन है हमारे सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2079, 2000 सॉरी। ओके, अब करंट लीगल फ्रेमवर्क क्या है? सो करंट लीगली फ्रेमवर्क के अंडर कैसे रेगुलेट करता है? इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास आईटी रूल्स 2021 लाए गए थे। प्लेटफॉर्म को ग्रीवेंस ऑफिसर है वो अपॉइंट करना होता है। देन कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और 2023 में एक अमेंडमेंट आया इसी में, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, पीआईबी को फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिट बना दी। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जो पीआईबी का फैक्ट चेकिंग ब्यूरो है, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ पेटिशनर्स ने यहाँ पे पेटिशन फाइल की थी कि ये पीआईबी वाला फेक न्यूज जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, वो उनके कुछ यूजफुल कंटेंट को भी डिलीट कर देता है। वो पेटिशन फाइल की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी वो फेवर में थी पेटिशनर्स के। सो अब क्या हुआ है, बट गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है, अपील फाइन करने का डिसीजन लिया है। देखो आगे क्या होता है, कितनी डेवलपमेंट होती है, उसके लिए हमें इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते रहना पड़ेगा। बट नाउ मेजर थिंग क्या है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने डिसीजन लिया है कि वो सेफ हार्बर रूल्स को, दैट इज ये हमारा जो सेक्शन है 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000, उसको रिकंसीडर करेगी, तो उसका रीजन क्या है? तो इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं इंडियन लॉज को फॉलो नहीं करती, वो टेक डाउन रिक्वेस्ट को डिले करती है। क्या मतलब हुआ टेक डाउन रिक्वेस्ट को डिले करने का? कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस निकाला कि दिस एंड दिस कंटेंट जो है वो हार्मफुल है, आप इसको रिमूव करो, तो वो उसको रिमूव करने में डिले करती है। साथ ही हार्मफुल कंटेंट को इग्नोर भी किया जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट सेफ हार्बर को स्ट्रिक्ट करना चाहती है।
और ये जो ऊपर वाली चीजें हैं ये हमने रिसेंट कंट्रोवर्सी में देखी थी ट्विटर के साथ, जिसको आजकल एक्स कहा जाता है। तो ट्विटर पे कुछ हार्मफुल कंटेंट था, गवर्नमेंट ने नोटिस डाला कि दिस एंड दिस कंटेंट शुड बी रिमूव्ड। ट्विटर ने उस पे जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया और इसी वजह से क्या हुआ कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज और गवर्नमेंट के बीच में टेंशन्स पैदा हो गई। सो अब गवर्नमेंट को मेन एम यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स, साइबर फ्रॉड्स और इनको क्या है काउंटर कर सके। साथ में ही अगर आपको थोड़ा याद हो पीछे का कंटेंट आपने पढ़ा है, तो प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट है वो भी कहीं ना कहीं से जो सेफ हार्बर नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज करने के बारे में बात करता है। बट अभी तक कोई ड्राफ्ट फाइल नहीं हो पाया है, तो फाइनली हम कह नहीं सकते अब तक कि कितना चेंज किया गया है, क्या क्या चेंज किया गया है। डिटेल्ड प्रोविजंस देखने के लिए वी नीड टू वेट फॉर दिस डिजिटल इंडिया एक्ट एंड इट्स ड्राफ्ट। सो अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको यहाँ पे सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, देन आईटी रूल्स 2021 इनका थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये टॉपिक साथ में ही आपके जीएस 2 और इवन एसए में भी हम सेफ हार्बर का यूज कर सकते हैं। जीएस 2 में तो आएगा ही आएगा, एसए में भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेफ हार्बर रूल्स एंड सेफ हार्बर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप डेली लाइफ में बहुत बार काउंटर करते हो बट आपको पता नहीं कि ये टर्म्स क्या होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बास्केट स्नीकिंग एंड कन्फर्म सेमी। ये क्या होता है? और सबसे पहले, क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि आप कोई सर्विस ऑर्डर कर रहे थे और जैसे ही आप कार्ड की तरफ पेमेंट करने गए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट और यू कैन से पेड चीजें मिली, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी हो। दूसरी साइड, जब आप कुछ चीजें कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कुछ देख रहे हो, कोई फॉर्म वगैरह देख रहे हो या फिर किसी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अचानक से एक पॉपअप बटन आता है और उस पॉपअप बटन में क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है जो आपको डिफेम जैसा या फिर इमोशनल करने की कोशिश करता है। तो उनमें से एक चीज होती है बास्केट स्नैकिंग, दूसरी होती है कन्फर्म सेमिंग। अलग अलग देखेंगे बट यहाँ पे पहले ये देखना जरूरी है कि ये न्यूज में क्यों है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो अपनी स्क्रूटिनी बढ़ा रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाया कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वॉयलेट कर रहे हैं कंज्यूमर राइट्स को वाया डार्क पैटर्न्स। ये डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं वही देखना पड़ेगा। और जो स्क्रूटिनी है इसका मेन टारगेट है डिस्क्रिप्टिव यूआई यूएक्स प्रैक्टिसेस दैट मिसलीड कंज्यूमर्स। ये यूआई यूएक्स प्रैक्टिसेस क्या है? यही बास्केट स्नीकिंग और कन्फर्म सेमिंग। चलिए देखते हैं डिटेल में कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं। डार्क पैटर्न्स को समझने के लिए ये वाली फोटो देखो। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्ट इन। सेकंड ऑप्शन क्या है? डोंट ऑप्ट आउट। थर्ड ऑप्शन क्या है? डोंट नॉट ऑप्ट इन। व्हाट इज दिस? ऑप्ट इन और डोंट ऑप्ट आउट दोनों का सेम मीनिंग ही तो है। और थर्ड इज ऑल्सो सेम, नेगेशन का नेगेशन और ऑप्ट इन, नेगेशन का नेगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और दैट मीन्स ऑप्ट इन। तीनों ऑप्शंस में आप कुछ भी सेलेक्ट करो, हमेशा क्या हो रहा है? यू आर ऑप्टिंग फॉर द प्रोडक्ट। और लास्ट में क्या है? बहुत देखो आपको दिखेगा भी नहीं, बहुत ही लाइट फॉन्ट में लिखा है ऑप्ट आउट ऑल, कि इन सबको ऑप्ट आउट कर दो। अगर कोई बहुत ध्यान से नहीं देखेगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा एंड दैट इज हाउ दैट पर्सन इज सब्सक्राइबिंग और ऑप्टिंग फॉर द प्रोडक्ट जो उसे चाहिए भी नहीं था, है ना? सो इन टेक्निक्स को क्या कहते हैं? डार्क पैटर्न्स, जहां पे कंज्यूमर को मिसलीड किया जाता है टू गेट द सर्विस विच ही और सी इज नॉट इवन वांटिंग। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन टेक्निक्स इन यूआई और यूएक्स intended to mislead or manipulate users।
इन्हीं को क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न्स। इनका गोल क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूजर्स को पुश करना उन एक्शंस को लेने के लिए जो वो चाहते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं एक्स्ट्रा परचेज करवाना हो, कहीं सब्सक्रिप्शंस करवाना हो, तो इन चीजों के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है कि कंज्यूमर अथॉरिटी, ऑटोनॉमी और उनकी डिसीजन मेकिंग या साथ ही में चॉइस को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल्स हम कहाँ दे सकते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं, कंज्यूमर राइट्स का वोलेशन होता है। सो ये सभी जो चीजें हैं वो डार्क पैटर्न्स के अंडर आती है। और इसी में से जो दो स्पेसिफिक चीजें हैं वो है हमारी बास्केट स्नीकिंग एंड अनदर इज कन्फर्म सेमिंग। सो देखते हैं व्हाट इज बास्केट स्नीकिंग। सो बास्केट स्नीकिंग तब होता है जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं और सडनली कार्ट में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या पेड सर्विस आ जाता है। और ये क्या करता है, इट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द फाइनल बिल। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, पेड सब्सक्रिप्शन एडिड ऑटोमेटिकली, कि कोई आप कुछ सर्विस ले रहे थे वहीं आपको पेड सब्सक्रिप्शन मिल गया। देन प्री चेक्ड बॉक्सेस फॉर एडिशनल सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ सर्विसेज ली बट वहां आपको कुछ बॉक्सेस ऐसे मिल रहे हैं जो ऑलरेडी टिक्ड हैं, आप उनको अनक्लिक कर ही नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में ये क्या है, पेड सर्विसेज हैं, इनके आपको पैसे पैसे चार्ज करने किए जा रहे हैं। सो इसे कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। बट हमें कंफ्यूज नहीं करना है ये इन चीजों के साथ। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म या फिर सर्विस प्रोवाइडर फ्री सैंपल्स दे रहा है, पैसे चार्ज नहीं कर रहा, या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहा है कि आप ये लोगे तो साथ में ये मिल जाएगा, वो बास्केट स्नीकिंग में नहीं आएगा। साथ में अब जब हम कार्ट पे जाते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहां डिलीवरी फीस भी लग जाते हैं, पैसे तो ऐड हो गए, बट वो क्लैरिटी क्या होती है, ये क्लियरली डिसाइड क्या होंगे, क्लियरली वहां पे लिखे होते हैं कि दिस इज डिलीवरी चार्ज, दिस इज गिफ्ट रैप चार्ज और दीज आर टैक्सेस। तो ये भी क्लियरली जो डिस्क्लोज चीजें होती हैं वो भी क्या होगी, बास्केट स्नीकिंग में नहीं आती। बास्केट स्नीकिंग में सिर्फ वही चीज आता है जो एक्स्ट्रा आइटम्स है, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है बट आप चाहते नहीं थे उसको परचेज करना। ना ये किसी टाइप का टैक्स है, ना ये किसी टाइप की डिलीवरी फीस है। फीस और टैक्सेस कैन बी टेकन, वो बास्केट स्नीकिंग में नहीं आता। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बास्केट स्नीकिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कन्फर्म सेमिंग। कन्फर्म सेमिंग ये क्या होता है, सो कन्फर्म सेमिंग क्या है कि यहाँ पर जब वेबसाइट आपको गिल्ट ट्रिप करके करके डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। ये गिल्ट ट्रिप का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप ट्रेवल इंश्योरेंस ऐड करना चाहते हैं और वहीं तभी क्या होता है, आप उस ट्रेवल इंश्योरेंस ऐड नहीं कर रहे हैं, तो एक पॉपअप आता है और पॉपअप पे लिखा क्या होता है, आई विल स्टे इनसिक्योर, अनसिक्योर। देखो यार, चॉइस है, आप ट्रेवल इंश्योरेंस लो या ना लो। तो ये फील करवाने की क्या जरूरत है कि यू आर बीइंग अनसिक्योर्ड आउट देयर। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपने कुछ सर्विस ली, वहां पे आपको एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा और यहाँ लिखा होगा डोनेशंस। डोनेशंस, अगर आप इसको क्लिक नहीं करते हैं तो नीचे फिर से एक पॉपअप आता है, दैट चैरिटी इज फॉर रिच, आई डोंट केयर। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप चैरिटी नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा कंपनसेट नहीं, डिस कंपैशन नहीं दिखा रहे हो। सो ये चीजें जो आपको है, ये टेक्निक होती है लोगों पर इमोशनल प्रेशर बनाने की। और इसी इमोशनल प्रेशर को क्या कहते हैं, कन्फर्म सेमी। सो ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और डिजिटल गवर्नेंस दोनों से लिंक्ड है। प्रीलिम्स में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन आ सकता है। अगर ना आए तो आप इनको यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल इनटू योर एसे एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। अनएथिकल, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, अनएथिकल।
प्रैक्टिसेस के लिए, एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एंड विद दिस, लेट्स टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड्स सफलता की ओर। थैंक यू।